हेलो पीपल, व्हाट्सअप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 16th और 17th के न्यूज़पेपर में क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई लोग बात हो रही है अ, हाँ, इस बार का आईएमडी फोरकास्ट जो आया है उसमें मॉनसून अबव नॉर्मल कोट किया गया है। तो इसका मतलब एल नीनो इफेक्ट के बारे में हमने कुछ टाइम पहले ही बात की थी। So India is likely to receive above normal monsoon rainfall that is historical data को अगर कंपेयर किया जाए तो उससे 5% कुछ ज्यादा more than the historical average of 87 सेंटीमीटर, ऐसा आईएमडी का कहना है। इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये पूरा सैटेलाइट का डेटा इकट्ठा करता है और उसके हिसाब से फिर ये बेसिकली डेटा हमको रिलीज करके बताते हैं कि कितनी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। ठीक है। were this to bear out, it would be a second year of above normal rainfall. Last year भी quote किया गया था. Last year, in fact, 8% more than normal rainfall quote की गई थी. इस बार 5% बोली जा रही है. While all forecasts have 4% margin of error, IMD का forecast could mean enough water for the खरीफ crop, जो monsoon season में crop हम बोते हैं, वो खरीफ होता है और उसका opposite summer में बोने वाला crop कहलाता है रबी. ठीक है. Uh, storage in countries' reservoirs. However, it can also mean episodes of intense rain and translate to devastating floods. रेन एक बहुत ट्रिकी चीज होती है, ऑप्टिमम लेवल में जरूरी है, लेकिन अगर एक्सट्रीम रेनफॉल हो जाए तो उससे भी बहुत बड़े लेवल पर डिवास्टेटिंग यानी डिस्ट्रक्शन कॉज करने वाले फ्लड्स आ सकते हैं। द एब्सेंस ऑफ एल नीनो इफेक्ट, जो हमने एक बार क्लास में डिस्कस किया था, एल नीनो इफेक्ट क्या होता है? ओवर हीटिंग ऑफ वाटर की वजह से विंड के डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं, उससे एक्सट्रीम रेनफॉल भी हो सकती है, एक्सट्रीम सूखा या ड्रॉट भी पड़ सकता है। इस बार एल नीनो इफेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा बोलना है। एसोसिएटेड विद वार्मिंग ऑफ सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन एंड 6 आउट ऑफ 10 years associated with weak monsoon rain is a major cause of optimism regarding surplus rain. तो उन्होंने बोला मेजर कॉज एल नीनो इफेक्ट ना होना है कि इस बार इतनी ज्यादा रेंज होने वाली है। एक और फैक्टर जो बोला जा रहा है या पैरामीटर जो बोला जा रहा है उसको हम बोलते हैं यूरेशियन स्नो कवर या यूरेशियन यूरोप प्लस एशियन स्नो कवर एरियाज ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर एंड यूरेशिया, जो जैन से मार्च तक स्नो कवर्ड रहे, ये बिलो नॉर्मल थे। इसकी वजह से इन दोनों के बीच में बेसिकली एक इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर बिलो नॉर्मल स्नो कवरेज होता है तो रेनफॉल उतनी ज्यादा होती है, स्नो कवरेज ज्यादा होता है तो रेनफॉल कम होती है। इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है। with that year's summer monsoon rainfall. An inverse relationship means that lesser snow corresponds to more rain. अच्छा, to quote the Ministry of Earth Sciences के जो spokesperson है, उनका कहना है for the monsoon forecast we use a dynamical and coupled model. बहुत सारे डेटा, अलग-अलग डेटा सेट को कलेक्ट करके उनको एनालाइज करके फिर ये डेटा रिलीज किया जाता है अबाउट द मॉनसून। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने पैरामीटर्स के बारे में भी बताया। We use 5 parameters, snow cover being one. For the April forecast and historical data suggests that it has 33% correlation with good monsoon. But the exact causes can't be always known. That's how dynamical forecast systems work. Currently, neutral conditions मतलब काफी ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, न्यूट्रल कंडीशंस अभी चल रही है इक्वेटोरियल पैसिफिक पे, इसलिए एल नीनो इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन फ्यूचर में अ, हो सकता है ला नीना जैसे भी हो जाए। ला नीना बेसिकली क्या होता है? एक एल नीनो का एक तरीके से कन्वर्स या ऑपोजिट इफेक्ट होता है। ठीक है, उससे रेनफॉल ज्यादा होती है। क्लाइमेट मॉडल फोरकास्ट indicate that the neutral ENSO, that is El Nino Southern Oscillation conditions are likely to continue during the monsoon season. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, अगर आपने देखा हो तो ये काफी ज्यादा न्यूज में अभी 2 दिन से चल रहा है। एक फ्लाइट अटेंडेंट हु इज क्वाइट ओल्ड, 46 year old, she was admitted to the hospital and she was on a ventilator and उनका ये allegation है कि she was sexually harassed and assaulted while being on ventilator in a private hospital in Gurgaon. So admitted to a private hospital in Gurugram after nearly drowning in a hotel. A flight attendant was allegedly sexually harassed while on a ventilator in a semi-conscious state. ये इंसिडेंट ऐसे बताया जा रहा है 6 अप्रैल के आसपास हुआ था, लेकिन कंप्लेंट थोड़े दिन बाद फाइल हुई व्हेन शी रीगेन्ड हर कॉन्शियसनेस एंड वाज एबल टू टेल।
The 46-year-old woman has been sent to the city for training by her company and was staying in a 5-star hotel. वहां से शी ड्राउन्ड, ऑलमोस्ट ड्राउन्ड, डूब गई थी वो होटल के पूल में, तो उनको दौड़ के भाग के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी कंडीशन धीरे-धीरे करके खराब ही हो रही थी। अप्रैल 5 को उनके हस्बैंड ने एडमिट किया एक दूसरे प्रोमिनेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में इन द सिटी, मेदांता, जो मेडिसिटी हॉस्पिटल का नाम है। शी वाज़ ऑन वेंटिलेटर व्हेन अ हॉस्पिटल एम्प्लॉयी allegedly sexually harassed her. Being in a semi-conscious state at the time, woman was not able to offer resistance, but she knew what was happening. कंप्लेंट लॉन्च की गई, जहाँ पे पुलिस ने मेंशन किया 2 नर्सेस के बारे में, दे वर अराउंड दैट दैट टाइम, बट उन्होंने कुछ नहीं किया, बेसिकली दे डिड नॉट इंटरवीन। आफ्टर बीइंग डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल ऑन संडे, शी कन्फाइडेड इन हर हस्बैंड अबाउट द हरासमेंट, और उन्होंने इन टर्न एक एफआईआर फाइल की। अब देखने का ये है बात कि आगे जाके क्या किया जाता है इस एफआईआर के केस। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस। अच्छा, हमने इसके बारे में मुर्शिदाबाद में काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे वक़्त प्रोटेस्ट चल रही थी, वो फाइनली एक काम आ गया है वहाँ पे, एंड ढा 200 से ज़्यादा लोग बंगाल में अरेस्ट किए जा चुके हैं इन्हीं प्रोटेस्ट के चलते। मुर्शिदाबाद में बहुत बड़े लेवल पे हो गई थी, लेकिन बाकी सारे रीजन्स में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिली थी। सो येस, काफ़ी ज़्यादा पुलिस वहाँ तैनात और काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं, सो फाइनली दे वर एबल टू डील विद। अच्छा, एक डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड केस था। उसके अंडर सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 5 कैरी आउट किया था। सीबीआई उसके अंडर गेट्स होल्ड ऑफ 4 किंग पिन्स इन डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, ठीक है? तो सीबीआई ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अरेस्ट किया है 4 लोगों को, 2 में से जो मुंबई से थे और बाकी 2 यूपी से थे, फॉर देयर अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट इन डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड। ये जो अरेस्ट किए गए थे, दे वर मेड एज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन चक्र 5, जो 12 लोकेशंस अलग-अलग वहाँ पे सर्चेस चल रहे थे डिजिटल फ्रॉड को लेके, फाइनली 4 लोग पकड़ में आए। सीबीआई हैज़ रजिस्टर्ड मल्टीपल केसेस ऑफ डिजिटल अरेस्ट। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, आपको एक इफ यू रिमेंबर, एक बहुत ही फेमस इंस्टाग्रामर मेकअप वगैरह वीडियोज़ वो शेयर करते हैं, गेट रेडी विथ मी एंड ऑल दैट। इवन ही वाज़ केप्ट अंडर डिजिटल अरेस्ट फॉर ऑलमोस्ट 2 डेज़। उसमें क्या करते हैं, आपको पुलिस की वर्दी वगैरह पहन के सब कुछ ये करके आपको वीडियो कॉल करते हैं और आपको बोलते हैं आप वीडियो के सामने से बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आपकी डिटेल्स ले लेते हैं और धीरे से आपके पैसे गायब कर देते हैं। व्हाइल यू आर थिंकिंग कि भाई ये पुलिस है, मेरे अगेंस्ट कुछ एक्शन हो जाएगा, कुछ ऊँच-नीच हो जाएगी, इसलिए आप उनकी बात सुन रहे होते हो बैठ के। वो डिजिटल अरेस्ट मतलब होता है फ़ोन के सामने से आप हिल भी नहीं सकते, ताकि आप कहीं किसी को इन्फॉर्म ना कर दो, कुछ बता ना दो। तो ये डिजिटल अरेस्ट केसेस बहुत ज़्यादा इंडिया में कुछ टाइम से चल रहे हैं। इसी पे पुलिस ये ऑपरेशन कैरी आउट कर रही है। अच्छा, ऑब्ituary में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, मिस्टर रंजीत नायर, who was a philosopher and a passionate advocate of science. He has recently passed away. Mr. Ranjit Nair, an intellectual and founder of Center for Philosophy and Foundation of Sciences, CPFC, died of a cardiac arrest. He was 70 years old. He was passionately committed to popularizing science, and इन्होंने काफ़ी ज़्यादा की रोल प्ले किए हैं इन गेटिंग वर्ल्ड रेनाउंड साइंटिस्ट टू लेक्चर इन इंडिया। कैम्ब्रिज के एस्ट्रोफिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस से लेके उन्होंने न्यू दिल्ली में एक लेक्चर दिया था मुंबई में 2001 में, वो भी इन्हीं के इन्विटेशन पर आए थे। 2005 में सीपीएफएफ एफएस ऑर्गेनाइज्ड लेक्चर्स हियर बाय रॉजर पेनरोज, एक को विनर ऑफ नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, और बहुत सारे इस तरीके के
रिनाउंड साइंटिस्ट को इंडिया में लाने की जिम्मेदारी और रीजन यही थी। चलो, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, जस्ट गिव मी अ मिनट। राइट। सो यहाँ पे 2-3 ही इम्पोर्टेंट खाली न्यूज़ है, उनमें से एक है सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी मतलब बहुत थक चुका है ऑफ डीनोटिफाइंग वक्फ बाय यूज़र लैंड्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को क्वेश्चन किया है प्रोविजन ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 व्हिच डीरेकॉग्नाइज्ड द एस्टैब्लिश्ड वक्फ बाय यूज़र कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी एंड अलाउड नॉन-मुस्लिम्स into the वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन bodies and granted the state power to determine if the property was वक्फ or government। ड्यूरिंग द 2 आवर हियरिंग ऑफ पिटिशन 100 से भी ज्यादा पिटिशन फाइल की गई थी पैक्ड कोर्ट रूम में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना वो 3 जज बेंच को हेड कर रहे थे। उन्होंने ही वेंट ऑन टू प्रॉमिस अ 3 पॉइंट इंटरिम ऑर्डर टू बैलेंस इक्विटीज ऑन ऑल साइड। उन्होंने बोला हम इस तरीके का ऑर्डर निकालेंगे ताकि इक्विटीज जो है वो दोनों ही तरफ के लिए एक बैलेंस क्रिएट कर दें। तो 3 पॉइंट्स में पहला था जो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी वक्फ बोर्ड की डिक्लेयर की जा चुकी है बाय कोर्ट्स need not if the time for the time being be denotified or treated as non-work properties। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट चीफ जस्टिस ने मूट किया बेसिकली आर्ग्यू किया that the designated government officer could continue to look into whether a property was work or government but एक कनेक्टेड प्रोवाइस ऑफ फ्रीजिंग द यूज ऑफ प्रॉपर्टी इन द मीनवाइल एज वक्त कुड बी स्टेड। और दूसरा सॉरी तीसरा चीफ जस्टिस ने इस चीज के ऊपर पॉन्डर किया सोचा गिविंग द गो अहेड to the appointment of non-Muslims as ex officio members of the Central Waqf Council and Waqf Board
प्रोवाइडेड द अदर मेंबर्स वर ये 3 पॉइंट्स उन्होंने अगेन अभी तक ऑर्डर नहीं दिया है। इन 3 पॉइंट्स के ऊपर सलाह-मशवरा होके फिर ऑर्डर निकलेगा, बट दीज़ 3 आर द बेसिक पॉइंट्स जिनको वो यूज़ कर रहे हैं दोनों ही तरफ पे एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है? 3 जजेस की अगर हम बात करें, उनमें से जो हेड कर रहे हैं इस केस को इज़ हमारे प्रेज़ेंट चीफ जस्टिस संजीव खन्ना। एक तरफ है तुषार मेहता हू इज़ द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ है पिटिशनर्स की तरफ से मिस्टर कपिल सिब्बल। नेक्स्ट, इंडिया और चाइना ने स्पीड अप किया है एफर्ट्स टू रीस्टार्ट द कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज यात्रा। So Indian and Chinese officials are speeding up efforts to reach an agreement on restarting the annual कैलाश मानसरोवर यात्रा जो 2019 से सस्पेंडेड है। डेडलाइन जो थी फॉर चूजिंग पिलग्रिम्स फॉर द यात्रा इज कमिंग अप इन अ फ्यू डेज। सोर्सेस का ये कहना है कि दोनों ही साइड डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इस यात्रा को बहुत ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कैसे रिवाइव कर सकते हैं शॉर्टली ही। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स टॉक्स हैव बिगन नैरोइंग द गैप्स इन द आउटस्टैंडिंग इश्यूज इंक्लूडिंग चेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन बोथ साइड्स रिवाइविंग लॉजिस्टिक सिस्टम्स। ये सारी की सारी चीजें के ऊपर इंडिया चाइना दोनों ही काम कर रहे हैं एंड बहुत ही जल्द ये कैलाश मानसरोवर यात्रा हमको रिवाइव होती देखने को मिल सकती है। राइट एंड प्रॉब्ली दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस बार आज के उसमें कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, मोस्टली पॉलिटिकल न्यूज़ ही है। नेक्स्ट हम मिलेंगे कल और कल हम डिस्कस करेंगे 18th ऑफ अप्रैल को क्या-क्या इम्पोर्टेंट हुआ है। With that, I'll take your leave. Thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again tomorrow. This